नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, इस अध्याय के और भी लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? शुद्ध द्रव। क्या देखें हम? शुद्ध द्रव के वाष्प दाब। ठीक है, शुद्ध द्रव के वाष्प दाब के बारे में हम पढ़ेंगे। शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो सभी द्रव जो होते हैं उनके अंदर एक प्रक्रम कॉमन होता है। कौन सा प्रक्रम? वाष्पन का प्रक्रम, जो हमेशा चलता रहता है। वाष्पन का प्रक्रम, वाष्पन का प्रक्रम हमेशा चलता रहता है। ठीक है, सभी द्रव के अंदर। ठीक है, आप चाहो तो एक्टिविटी भी कर सकते हो। एक प्लेट में थोड़ा सा पानी लीजिए, 2 ml 4 ml, उसको रख दीजिए तो पंखे के नीचे या खिड़की के पास, रोशनदान के पास। ठीक है, कुछ समय बाद या 1-2 दिन बाद वो पानी क्या हो जाता है? हमारी उस प्लेट से चले जाता है। यानी वाष्पन की, आप गीले कपड़े सुखाते हो, वो कपड़े जो है वो भी क्या होते हैं? सूख जाते हैं। वो पानी क्या होता है? वेपराइज होता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप किसी भी पात्र में, समुद्र में जो पाया जाता है जो पानी, या किसी बर्तन में पाए जाने वाला पानी, हमेशा वाष्प की प्रक्रिया उसकी होती रहती है। वाष्पन की प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, तो ये वाष्पन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि जल के अणु जो है वो निष्कासित होते रहते हैं। द्रव के अणु निष्कासित होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक निष्कासित होने के लिए ऊर्जा मिलती है, निष्कासन की न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, जिसको निष्कासन की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वो ऊर्जा लेकर वो क्या हो जाते हैं? जल की सतह से निष्कासित हो जाते हैं। ठीक है, और वायुमंडल में चले जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो अणु होते हैं, ये अणु जो जल के ऊपर वाष्प की अवस्था में होते हैं, जल की सतह पर, ये क्या करते हैं? रैंडम गति करते रहते हैं। रैंडम गति करके ये क्या करते हैं कि कभी कभी आपस में भी ये संघट्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है कोलिजन या संघट्ट, जिससे आपस में टकरा जाते हैं और अपनी ऊर्जा खो देते हैं और फिर से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है संघनन। ठीक है, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है संघनन। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं? कुछ वेपराइज हो जाते हैं, कुछ चले जाते हैं वाष्प में बदलकर निष्कासन की ऊर्जा ग्रहण करके निष्कासित हो जाते हैं। ठीक है, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और निष्कासित हो जाते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है वेपोरेशन। वाष्पन और संघनन में यहाँ क्या साम्य अवस्था उत्पन्न हो जाती है। यानी क्या हो जाता है? वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर, ये साम्य अवस्था उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फिर हम क्या कह सकते हैं? इस साम्य अवस्था पर, इस साम्य अवस्था पर द्रव की सतह, इस साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो वाष्पन की दर और संघनन की दर के बीच में साम्य अवस्था रहती है। इस साम्य अवस्था पर द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, ये होता है वाष्प दाब, जो कि द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, जिससे वो द्रव के जो कण है, अणु है, वो क्या हो जाते हैं? वाष्पशील हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या देखेंगे? द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, क्या क्या कारक होते हैं प्रभावित करने? द्रव की वाष्प दाब को प्रभावित वाले कारक में हम पहला कारक देखते हैं विलायकों की प्रकृति। ठीक है, विलायकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे मान लो विलायक के बीच में अंतरा
अंतराणुक बल जो है वो क्या है, निम्न है। अंतराणुक बल क्या है, अंतराणुक बल निम्न है, ठीक है। आपस का बल उनका कम है, तो जो है वाष्प दाब, जो द्रव के वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। जिससे वो जो उसकी जो कण द्रव के वो क्या होंगे, वो ज्यादा वाष्पित होंगे, ठीक है। वो ज्यादा वाष्पित होकर चले जाएंगे, वाष्प में बदल जाएंगे। कब, जब अंतराणुक बल क्या होगा, निम्न। यदि अंतराणुक बल उच्च है, ठीक है, अधिक है, तो अधिक होने की कंडीशन में क्या होगा कि उसको तोड़ना, वो कण जो है वो गति नहीं कर पाएंगे, और गति नहीं कर पाएंगे, और वो जल जो द्रव की सतह है, पृष्ठ है, उससे वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, वाष्प में बदल नहीं पाएंगे, है ना। अंतराणुक बल जो निम्न होगा तो वो आसानी से उनकी जो दर है वो बढ़ेगी, वाष्पन की दर जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। यदि अंतराणुक बल उच्च है तो वाष्पन की जो दर है वो क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो अलग अलग विलायकों की अलग अलग प्रकृति होती है। जैसे डाईएथिल ईथर, ठीक है। इस विलायक के जो बीच में जो होता है अंतराणुक बल निम्न होता है, इसलिए समान ताप पर जल के कंपेयर में फिर उसके बाद में एसीटोन, ठीक है, फिर एथिल एल्कोहल, फिर जल, ठीक है। यानी समान ताप पर सबसे ज्यादा जो होता है वाष्पन की दर डाईएथिल ईथर में, फिर एसीटोन में, एथिल एल्कोहल में, फिर जल में होती है, ठीक है। तो विलायकों की प्रकृति में अंतराणुक बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में टेम्परेचर, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो वाष्पन की दर जो क्या होगी, किसी भी द्रव की या विलायक की वाष्पन की दर क्या होगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। यदि आप जो है तो मान लो कपड़े को आपने एक नमी वाले वातावरण में सुखाया, या फिर एक कटोरी में आपने पानी लिया, उसको पंखे के नीचे रखा, 4 ml 5 ml पानी, वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा। लेकिन उसी पानी को आप आपके शेल्फ पे रख दीजिए, घर के शेल्फ पे रख दीजिए, तो वही पानी वाष्प में बदलने के लिए ज्यादा समय लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ताप यदि अधिक है, यानी आप एक नमी वाले वातावरण में रख के देखिए, और एक शुष्क वातावरण जो समर सीजन है तब रख के देखिए सेम वाटर को सेम पोट में, तो वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा समर में, एज अ कंपेयर विंटर एंड रेनी सीजन, यानी बरसात के दिनों में और ठंड के दिनों में वो लेट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है वाष्पन की दर बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने पर वाष्पन की दर घटती है, ठीक है। तो ये दो कारक थे द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। उसके बाद में आगे और देखते हैं, इसमें हम देखते हैं विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। विलयन के वाष्प दाब में हम देखेंगे द्रव से बने विलयन का वाष्प दाब या राउंड का नियम, ठीक है। द्रव से बने विलयन, यहाँ पर विलयन कैसे बन रहा है, द्रव से, यानी उसमें विलय और विलायक दोनों चीजें क्या है, द्रव है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, राउट का नियम कहते हैं। राउट के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो जो राउट वैज्ञानिक है ये क्या थे, फ्रेंच रसायनज्ञ थे, फ्रेंच रसायनज्ञ थे। और फ्रैंकोरस मेरी राउट क्या है, इनका पूरा नाम क्या था, फ्रैंकोरस मेरी राउट, ठीक है। फ्रैंकोरस मेरी राउट जो थे, इन्होंने 1886 में एक नियम दिया था, जो कि विलयन के घटकों के आंशिक वाष्प दाब तथा विलयन में उपस्थित उनके मोल प्रभाज के बीच में विशेष संबंध होता है। इस संबंध को उन्होंने अपने नियम में दिया। उस संबंध के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी यदि हम इसको देखें गणितीय रूप में, इसको देखें अपन, तो कहां देखें, दो मिश्रणीय द्रव ए और बी के विलयन में, ठीक है,
दो हमने द्रव ले लिए A और B। इनके अंदर यदि हम इसको देखें तो क्या है यहाँ पर, क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पर। यदि घटक A का मोल प्रभाज्य क्या है, बराबर XA, घटक B का मोल प्रभाज्य क्या हो जाएगा, XB। उसी प्रकार घटक A का आंशिक वाष्प दाब बराबर PA, घटक B का आंशिक वाष्प दाब बराबर PB। ठीक है, एक जो है दो मिश्रणीय द्रव के अंदर ये चीजें होंगी। ठीक है, अब राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार क्या होगा, राउल्ट के नियमानुसार। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने, निश्चित ताप किसी विलयन के किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है, कोई एक अवयव। फिर हम अवयव ए ले लेते हैं। ठीक है, अब ए क्या होगा आपका, PA इज इक्वल टू समानुपाती, क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, समानुपाती मोल प्रभाज्य। ठीक है, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे हम। ठीक है, क्या लगेगा, बराबर XA P0A। ठीक है, P0 क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। ठीक है, ये तो किसके लिए हुआ, घटक A के लिए। उसी प्रकार क्या होगा, घटक समीकरण 1। उसी प्रकार ये घटक A के लिए, घटक B के लिए देखते हैं, PB समानुपातिक XB। ठीक है, ये समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे, PB बराबर XB P0B। ठीक है, ये समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ पर क्या, P0A व P0B क्रमशः घटक A व B के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ठीक है, तो ये जो है आपके P0 है, P0B, ये क्या है, घटक A और B के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ठीक है, ये होता है राउल्ट का नियम। ठीक है, इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं ठोस द्रव से बने विलयन का वाष्प दाब। अभी हम देख रहे थे द्रव द्रव से बने विलयन का वाष्प दाब, अब हम देखेंगे ठोस द्रव से बने विलयन का वाष्प दाब। तो ठोस द्रव से बने विलयन का वाष्प दाब जो होता है, ठोस द्रव से बना विलयन, ठोस द्रव से बना विलयन हम देख लेते हैं, ठोस यानी नमक या शक्कर। ठीक है, नमक शक्कर प्लस पानी जल। ठीक है, ये नमक शक्कर प्लस पानी, ये द्रव, ये ठोस। ठीक है, तो ये जो होते हैं ठोस द्रव जो विलयन होते हैं, उनके अंदर यदि विलेय जो होता है, ये विलेय जो होता है वो मान लो कि क्या हो, अवाष्पशील। अवाष्पशील हो। ठीक है, ये वाष्पित नहीं होता हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पर वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार के विलयन को वाष्प दाब कम होता है। क्यों होता है कम, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वाष्प दाब होता है वो सतह पर होता है। ठीक है, द्रव की सतह पर होता है, लेकिन यहाँ पर सतह पर क्या हुआ आपका, सतह पर यहाँ पर जल के भी अणु हैं और नमक या शक्कर के भी अणु हैं। तो नमक और शक्कर के अणु जो जल पर पाए जाएंगे, सतह पर पाए जाएंगे, वो तो वाष्पित नहीं होंगे, किंतु जल के होंगे। तो सतह क्या हो रही है, उनकी कम मिल रही है। सतह कम मिलेगी तो जो जल के अणु है वो वाष्पशील हो जाएंगे, बाकी अविलेय जो आपका अवाष्पशील जो विलेय है उसके अणु वाष्पशील नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए यदि हम ठोस द्रव के विलय में ठोस द्रव से बने विलयन का वाष्प दाब देखें तो ये कम होता है। ठीक है, क्यों कम हुआ वो हमने देखा, क्योंकि हम इसमें और जैसे जैसे हम विलय की मात्रा बढ़ाएंगे
यानी जैसे जैसे हम इस नमक शक्कर की मात्रा विलयन में बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वाष्प दाब और भी कम होता जाएगा। ठीक है, वाष्प दाब में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। ठीक है, तो ठोस द्रव से बने विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब इस ठोस द्रव से बने विलयन के वाष्प दाब में हम राउल्ट का नियम देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट का यदि हम नियम देखते हैं अवाष्पशील विलय के लिए तो क्या होता है, अवाष्पशील विलय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, दो घटक वाला विलयन है अपने पास, दो घटक ए वाष्पशील विलायक ए को दे दिया हमने नाम, और बी जो दे दिया अवाष्पशील विलय से बने विलयन के लिए क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब इस नियम के अनुसार विलयन का जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब समानुपाती। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब P, विलायक का वाष्प दाब PA और विलायक का मोल प्रभाज x है। ठीक है, आप को हटा के इन दोनों को देखते हैं हम, क्या हो जाएगा, PA समानुपातिक चिन्ह हटेगा, क्या लगेगा K। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, समानुपातिक स्थिरांक। तो PA बराबर क्या हो जाएगा आपका KXA। ठीक है, ये जो है क्या है, ये राउल्ट का नियम, इसमें लगा ये लगा अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए। आगे हम देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, राउल्ट के नियम की दो सीमाएं होती है जहां पर ये नियम वर्क नहीं करता। एक होता है कि सांद्र विलयनों में राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो विलयन सांद्र है, ठीक है, जिनमें विलय की मात्रा ज्यादा है, वो ऐसे विलयन जो होते हैं उनमें ये राउल्ट का नियम काम नहीं करता है, ये लागू नहीं होता है। दूसरा होता है यदि विलयन में संगुणित या वियोजित होता है तब ये नियम लागू नहीं होता, यानी विलय जो होता है वो संगुणित या वियोजित होता है। संगुणित मतलब कि यहाँ पर संगुणित एसोसिएशन इस प्रकार से संगुणित होता है। ठीक है, और ये वियोजन डिसोसिएशन यहाँ पर उदाहरण है इसका। तो इस प्रकार यदि विलय विलयन में करता है, संगुणित और वियोजित होता है वो, तो ये नियम लागू नहीं होता है। यानी दो यहाँ पर इसकी सीमाएं हैं राउल्ट के नियम की। इस प्रकार आज हम इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे। उसके आगे जो बचा हुआ पोर्शन है चैप्टर नंबर 2 का, वो हम अगले लेक्चर में इसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।